जय हिंद प्यारे बच्चों। भूगोल में पाठ 11 चल रहा है अपना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के परिप्रेक्ष्य में। आज अपन पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। अभी जो बोर्ड की एग्ज़ाम हुई थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ पूछे गए थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले कोई 2 लाभ बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था इसमें से। तो लाभ भी आ सकता है, हानि भी आ सकती है, प्रकार आ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय, और साथ ही इसके प्रादेशिक समूह हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, तो वो आ सकते हैं, उनके नाम आ सकते हैं। वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अपन केवल लाभ और हानियों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन महत्वपूर्ण पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कौन से पक्ष हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें 4 पक्ष दे रखे हैं। सबसे पहला जो पक्ष है वो है व्यापार का परिमाण, यानी व्यापार का तोल, व्यापार कितना हो रहा है। तो तोल तो व्यापार को तो अपन नहीं तोल सकते, पर व्यापार के तोल से मतलब है उस व्यापार से जो पूंजी प्राप्त हो रही है उसका परिमाण, उसका माप या उसकी गणना। तो जितने अधिक पूंजी किसी देश को प्राप्त हो रही है उस देश का व्यापार, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो उतना ही अधिक अच्छे से चल रहा है। और व्यापार संयोजन दूसरा पक्ष है। व्यापार संयोजन का मतलब होता है व्यापार का स्वरूप, व्यापार का बदलता स्वरूप। स्वरूप कैसे बदलता हुआ, यानी पहले जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो प्राथमिक वस्तुओं का, कृषि उत्पादित वस्तुओं का या प्राथमिक व्यवसाय में जो उत्पादन होता है उसी का होता था, केवल कृषि उत्पादों का, वनों से प्राप्त उत्पादों का। तो प्राथमिक उत्पादन जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा होता। धीरे धीरे समय चेंज हुआ, विनिर्माण उद्योग शुरू हुआ पश्चिमी देशों में। तो उसके बाद में विनिर्माण उद्योग से जो उत्पादन होता था, जो वस्तुएं बनती थी, उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू चलने लगा। और वर्तमान में अगर अपन देखें तो तृतीय क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, परिवहन सेवाएं हैं, उनका भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो अच्छे तरह से चल रहा है। तो ये है व्यापार का संयोजन, यानी व्यापार का बदलता स्वरूप। उसके बाद में है व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा मतलब कौन से देशों की ओर व्यापार हो रहा है। शुरुआत में क्या था कि पूर्वी देशों का जो माल, तैयार माल है या तैयार वस्तुएं हैं या कलाएं हैं अलग अलग तरह की, वो कहाँ जाती थी? पश्चिमी देशों में। जैसे भारत की शिल्प कला है वो उसके बने हुए जो वस्तुएं हैं वो कहाँ जाती थी? यूरोप में। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में जब विनिर्माण उद्योग की शुरुआत हो गई, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई, तो यूरोपीय देशों में क्या हुआ कि जो वस्तुएं बनने लगी विनिर्माण उद्योग की, उनको वो पूर्वी देशों की ओर निर्यात करने लगे। तो दिशा देखो कैसे चेंज हुई है। पहले पूर्वी देश निर्यात करते थे पश्चिमी देशों को, बाद में पश्चिमी देश निर्यात करने लग गए पूर्वी देशों को। उसके बाद में धीरे धीरे और भी चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका है वो बहुत बड़े औद्योगिक साझेदारों के रूप में उभरे। उनके साथ में ही जापान भी है और एक बहुत बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अपन देखें तो भारत है, चीन है, जापान है, इन्होंने भी क्या हुआ, ये जो विकासशील देश हैं इन्होंने विकसित देशों को औद्योगिक क्षेत्र में टक्कर देनी शुरू कर दी। तो इस तरह से व्यापार की दिशा है वो लगातार बदलती गई। अब व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन 2 तरह से है, ऋणात्मक और धनात्मक। व्यापार संतुलन 2 तरह से है, ऋणात्मक और धनात्मक। तो ऋणात्मक कैसे और धनात्मक कैसे? ऋणात्मक में क्या होगा? आयात अधिक होगा, निर्यात कम होगा। और धनात्मक में आयात कम होगा और निर्यात अधिक होगा। अब आयात निर्यात क्या होता है? आयात निर्यात को ही व्यापार कहते हैं। आयात मतलब किसी देश में दूसरे देश से कोई चीज़ मंगवाना, और निर्यात क्या होता है? किसी देश से दूसरे देश को चीज़ भेजना। तो आयात मतलब अपन अपने देश में किसी दूसरे देश से चीज़ मंगवा रहे हैं, यानी हमारे देश की राशि या पूंजी है वो दूसरे देशों में जा रही है, यानी हमें पूंजी में घाटा हो रहा है। तो घाटा मतलब ऋणात्मक व्यापार। ऋणात्मक व्यापार हो गया, यानी आयात अधिक है, मंगवा रहे ज़्यादा हैं, चीज़ें भेज रहे कम हैं, तो वो घाटा हो गया, ऋणात्मक व्यापार हो गया। इसी तरह से अगर अपन देश से किसी वस्तु का आयात अधिक करें, दूसरे देशों को अधिक भेज रहे हैं बनिस्पत मंगवाने के यानी निर्यात के, तो आयात अगर ज़्यादा है निर्यात कम है तो वो व्यापार क्या होगा? धनात्मक। तो इस तरह से ये हो गया व्यापार का संतुलन। तो ये 4 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, ध्यान में रखिए। पिछले वीडियो में अपन ने जो पढ़े थे वो कारक या आधार थे, ये जो हैं वो महत्वपूर्ण पक्ष हैं 4।
व्यापार का परिमाण, व्यापार संयोजन, व्यापार की दिशा, या व्यापार संतुलन। तो पक्ष हो गए। अब अपन पढ़ेंगे लाभ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो इसका क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी इम्पोर्टेंट है ये। तो लाभ में सबसे बड़ा जो लाभ है वो है उत्पादन में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होगा, कोई देश किसी भी वस्तु का उत्पादन क्यों करेगा, वो इसलिए करेगा ताकि जब उस वस्तु की पूरे विश्व में बहुत अधिक मांग हो, पूरे विश्व में उस चीज़ की बहुत अधिक मांग हो, या उस वस्तु के बदले उसको बहुत भारी पूंजी प्राप्त हो रही है, तो वो उसका उत्पादन बहुत अधिक करेगा अन्य वस्तुओं के बदले में। तो उत्पादन में वृद्धि होगी, किससे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। तो ये बहुत बड़ा लाभ है किसी भी देश को कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। उत्पादन में अगर वृद्धि हो रही है तो उसका निर्यात बहुत अधिक होगा। निर्यात बहुत अधिक होगा कि दूसरे देशों से जो विदेशी पूंजी है वो उस देश में बहुत अधिक आएगी जिस देश से निर्यात हो रहा है, तो उस देश की राष्ट्रीय आय में क्या हो जाएगी, काफ़ी वृद्धि। जैसे अपन भारत में देखें तो भारत में चाय का जो उत्पादन है उसमें भारत का एकाधिकार है, तो भारत से चाय है वो विश्व के अन्य देशों में निर्यात होती है बहुत संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में। तो भारत में क्या है, उसके कारण क्या हो रहा है, राष्ट्रीय आय में, भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। अतिरेक का निर्गम कैसे, कि जैसे किसी भी देश में संसाधन ऐसे ही पड़े हैं, खराब हो रहे हैं, भूमि खराब हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर उस देश की किसी भी वस्तु का निर्यात बहुत अधिक हो रहा है तो वो जो वस्तुएं हैं या भूमि हैं जो बेकार पड़े हैं उनका जो उपयोग है वो बहुत अधिक होने लग जाएगा, यानी अतिरेक का निर्गमन होने लग जाएगा। उत्पादन अगर किसी वस्तु का बहुत ज़्यादा हो रहा है और अगर उसकी मांग भी है विश्व में, तो उस देश से उस वस्तु का निर्यात बहुत बड़ी संख्या में हो जाएगा, उसका उत्पादन है वो उस देश में ही नहीं रहेगा, उसका निर्गमन हो जाएगा। उसके बाद में है संसाधनों का। अब संसाधनों का कुशल प्रयोग, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, उत्पादन का अतिरेक का निर्गमन हो रहा है। तो अतिरेक का निर्गमन तभी तो हो रहा है जब संसाधनों का उपयोग हो रहा है। तो जब उत्पादन में वृद्धि होगी या निर्यात में वृद्धि होगी तो संसाधनों का है वो कुशलतम प्रयोग होगा, यानी संसाधन जो है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण किसी देश में जिस वस्तु का या जिस सेवा का निर्यात हो रहा है उस वस्तु या उस सेवा के उत्पादन में उस देश को विशिष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा, यानी वो देश है वो जो वस्तु है उस देश की पहचान बन जाएगी। उसके साथ में श्रम विभाजन हो जाएगा, प्लस उस उत्पादन उस निर्यात से जो लाभ हो रहा है उसका क्षेत्रीय विभाजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। श्रम विभाजन के साथ साथ लाभ का विभाजन भी अच्छे से हो जाएगा। यानी इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे उष्णकटिबंधीय देश हैं तो उष्णकटिबंधीय देशों में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उन वस्तुओं का जो निर्यात होता है उस निर्यात से जो लाभ हो रहा है वो उन देशों में बढ़ता है, प्लस उस वस्तु के उत्पादन में जो श्रम लगता है उस श्रम का विभाजन भी उन देशों में हो जाता है। तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण एक बहुत बड़ा लाभ है किसका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। उसके बाद में बाजार का विस्तार। अब बाजार का विस्तार तो हो ही जाएगा कि अगर पूरे विश्व में एक कोई चीज़ जा रही है, कोई चीज़ निर्यात हो रही है, तो इसका मतलब वो जो पूरा विश्व है वो उस वस्तु के लिए एक बाजार का ही रूप है। एक तो अपन एक देश में ही अपने आसपास में वस्तु को बेचते हैं और एक वही वस्तु पूरे विश्व में बेची जा रही है, तो बाजार का पूर्णतः विस्तार हो जाता है। बड़े पैमाने पर उस वस्तु का उत्पादन होता है। मूल्यों में समता आती है। मूल्यों में समता कैसे, जैसे मान लो अरब कंट्रीज़ में खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पे खनिज तेल जो है वो लगभग 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ही बिकता है। अगर उसी का निर्यात करते हैं तो अपन देख सकते हैं पूरे विश्व में उसी पेट्रोल की या उसी खनिज तेल की अलग अलग कीमतें हैं और उस अरब कंट्रीज़ को, उस देश को उस वस्तु के निर्यात से बहुत अधिक लाभ होता है, बहुत अधिक पूंजी उसको प्राप्त होती है। अगर वो उसकी खपत अपने देश में ही करता है तो उसको लाभ कम होगा, अगर वो उस वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है तो उसको लाभ बहुत अधिक होगा। तो इस तरह से मूल्यों में समता आती है। वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता। मान लो किसी देश में कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है या कोई सेवा उपलब्ध नहीं है या उसकी कमी है, तो वो कमी की पूर्ति किससे होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, क्योंकि दूसरे देशों से वो वस्तु या वो जो सेवा है वो आयात
करी जा सकती है। आयात के माध्यम से उस वस्तु या सेवा की कमी की पूर्ति की जा सकती है। यानी आज के टाइम में किसी भी विश्व के किसी भी कोने में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो। किस कारण से? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण से। ये भी बहुत बड़ा लाभ है। सांस्कृतिक लाभ, सांस्कृतिक लाभ किस तरह से है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर हो रहा है देशों के बीच में, तो उन देशों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो समय समय पर उन देशों में बैठ के करते हैं। अब कोई इंसान दूसरे देश से किसी दूसरे देश में आएगा तो वो वहाँ की अपनी संस्कृति को साथ लेके आएगा। उसका बोलचाल है, उसका रहन सहन है, उसके उठने बैठने का तरीका है, उसके खाने का तरीका है, उसका धर्म है, आदि सभी चीज़ें, उसकी भाषा है, आदि सभी चीज़ें वो क्या करेगा? प्रचारित करेगा दूसरे देशों में। तो इस तरह से संस्कृति जो है वो एक देश की दूसरे देश में फैलती है। किस कारण से? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। तो ये हो गए सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानियाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस बार लाभ आए तो इस बार हानियाँ आ जाए। तो जहाँ लाभ है वहाँ हानि होनी तो अवश्यम है, एकदम संभव ही है, अवश्यम भावी है। तो पहली जो सबसे बड़ी हानि है, जो सबसे बड़ा लाभ था उत्पादन में वृद्धि, उसी के कारण सबसे बड़ी हानि होती है क्या? प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन। अब उत्पादन में वृद्धि कब होगी? जब संसाधन खूब सारे काम में लिए जाएंगे, कुछ श्रम को अधिक काम में लिया जाएगा, तो एक न एक दिन वो जो श्रम है या जो संसाधन है वो एक न एक दिन ख़त्म तो ज़रूर होंगे ही। तो जैसे अरब कंट्रीज से अब खनिज तेल निकाला जा रहा है, तो खनिज तेल क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। वो अगर एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा उसको पैदा करना बहुत मुश्किल है। परंतु अरब कंट्रीज़ या अपन कहीं पूरे विश्व को ही देख लें, पूरे विश्व में तेल की बहुत अधिक मांग है, बहुत ज़्यादा मांग है। तो मांग अधिक है तो उसका उत्पादन अधिक हो रहा है। उत्पादन कैसे हो रहा है? उसके संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। यानी प्रकृति के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रकृति अपने को जो चीज़ जितनी मात्रा में दे रही है, हम उससे दुगुनी तिगुनी और पता नहीं कितने गुनी ज़्यादा उससे अपन प्राप्त करना चाह रहे हैं प्रकृति से। तो एक यो संसाधन का बहुत अधिक विदोहन हो रहा है। तो वो संसाधन क्या होंगे? धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि वो संसाधन बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी हानि है किसकी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। मांग अधिक है, उत्पादन अधिक हो रहा है, परंतु घाटा कहाँ हो रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का। धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। दूसरी जो हानि है वो है देश का एकांगी विकास। देश का एकांगी विकास, देखो विशिष्टीकरण है। कोई देश किसी वस्तु का निर्यात कब करेगा? जब उसको उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त हो या उसका उत्पादन उस देश में बहुत अधिक हो रहा है, और विशिष्टीकरण होगा तो पूरे विश्व में उसका फैलाव होगा, निर्यात होगा। परंतु उससे हानि क्या हो रही है? हानि ये हो रही है कि वो देश केवल उसी एक वस्तु के या उसी एक सेवा के उत्पादन में लगा रहेगा, उसी में उसके संसाधन है वो सारे के सारे प्रयुक्त हो जाएंगे। तो देश का विकास उस वस्तु के उत्पादन में तो होगा, यानी एक दिशा में तो काफ़ी उत्पादन हो रहा है, पर अन्य संसाधन हैं या अन्य क्षेत्र हैं या अन्य वस्तुएं हैं, उनके उत्पादन में वो देश क्या होगा? नीचे आता जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरी जो हानि है वो है विदेशी निर्भरता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण देश क्या है? एक दूसरे के ऊपर बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं। कोई वस्तु अगर किसी देश में उत्पादित नहीं हो रही या बहुत कम उत्पादित हो रही है तो उसको सरल क्या लगेगा? उसको सरल लगेगा उसका निर्यात करना बजाय उसके उत्पादन के। तो विदेशी निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई है। अगर कभी ऐसा हो कि आपातकाल की स्थिति आ जाए तो देश एक दूसरे के प्रति इतने निर्भर हो गए हैं कि आयात निर्यात, आपातकाल में आयात निर्यात बिल्कुल बंद हो जाएगा और उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाएगी। यानी स्वावलंबन की जो भावना है देशों में, अपने आप किसी वस्तु के उत्पादन की जो भावना है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? समाप्त होती जा रही है, जो उनकी अर्थव्यवस्था को निगलती जा रही है। तो ये एक हानि हो रहा है। और अगली हानि विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। यानी किसी देश से अगर सस्ती वस्तु हमारे देश में आ रही है तो हमारे देश में जो वही वस्तु उत्पादित हो रही है उसका उत्पादन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बंद, क्योंकि उसको वही वस्तु लोगों को कम दामों में दूसरे देशों से प्राप्त हो रही है। तो इसका अपन देख सकते हैं कि जैसे विनिर्माण उद्योग जब शुरू हुए थे तो यूरोप के जो निर्यात माल थे वो सस्ती दरों पे भारत में मिल रहे थे, तो भारत के जो कुटीर और लघु उद्योग हैं वो धीरे धीरे क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो ये बहुत बड़ी हानि है किसकी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। यानी विदेशी प्रतियोगिता के कारण देशों की, कई विकासशील देश हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो ठप होती जा रही है
उनके जो उद्योग धंधे हैं वो क्या होते हैं, ठप होते जा रहे हैं। और अंतिम क्या है, राजनीतिक दासता। राजनीतिक दासता पहले भी थी, जब यूरोप के उपनिवेश स्थापित हो गए थे एशिया में, अफ्रीका में, वहाँ से लोगों को दास बनाकर अमेरिका में भेजा जा रहा था, या वहाँ पे जो तैयार माल था उसको कम कीमतों पे यूरोपीय देशों में भेजा जा रहा था। वही चीज़ अब भी है, अब उसको एक नया नाम दे दिया, नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद में क्या होता है कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील या अल्प विकसित देशों से जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उनकी भूमि जो है उसको भी कब्जे में लेते जा रहे हैं। उनकी भूमि को क्या करते जा रहे हैं, कब्जे में लेते जा रहे हैं। तो ये एक तरह से उपनिवेशवादी है। और धीरे धीरे वो जो देश हैं, वो जो विकासशील देश हैं, वो विकसित जो देश हैं उनके धीरे धीरे गुलाम बनते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गई, राजनीतिक दासता हो गई। कुछ ऐसे अनुबंध बन जाते हैं जिससे धीरे धीरे उन देशों की भूमि है वो विकसित देशों के हाथों में जाती रहेगी। तो ये हानियाँ हो गई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। तो अपन ने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष क्या हैं, लाभ क्या हैं और इससे हानियाँ क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।